हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। आपके सिलेबस के टॉपिक के मुताबिक आपके सिलेबस में दिया हुआ एक पार्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। आज हम लोग इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले भी है, समझने वाले भी है और आपको समझना भी होगा कि क्या है एनडीपी, क्या है जीडीपी, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा बैठ जाए। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उपनिरीक्षक वाला प्लेलिस्ट का सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ही क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। माने किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, ये आपको बताना है। पहला है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। बी है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य तथा विदेश से प्राप्त आय। तीसरा है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त आय जोड़कर और घिसावट बात करके प्राप्त आय। और लास्ट है, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आएगा। सही आंसर इसमें से ए वाला सही आएगा। माने आपका जो जीडीपी बोला गया है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात हम लोग जीडीपी के नाम से पुकारते हैं या जीडीपी कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य पर विदेश से प्राप्त आय, माने अंतिम मौद्रिक मूल्य और उसमें विदेश से आय प्राप्त जोड़ दिया जाए तो हम इसको जीएनपी कहते हैं। ये जो हो जाता है आपका जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त आय जोड़कर और घिसावट बात करके प्राप्त आय अगर इस प्रकार का बोले तो इसको एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ये सबका अंतर बता देता हूं। ठीक पहले जैसा ही लास्ट वाला भी है, एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, तो इसमें गैर मौद्रिक आ गया, इसको शामिल नहीं करेंगे। मतलब गैर मौद्रिक मतलब होता है कि घर में जो गृहिणियां जो काम करते हैं जिसमें उनको कोई मूल्य मिलता ही नहीं है, वो सब जोड़ा नहीं जाता जीडीपी में। इसमें गैर मौद्रिक मूल्य को जोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर चीजों में जो स्वेच्छा से हम लोग घर में काम करते हैं, चाहे गृह की गृहिणी में महिलाओं का भी काम आ जाएगा, ये सब जुड़ता नहीं है जीडीपी में, तो ये वाला नहीं आएगा, पहला वाला आएगा। समझते भी आप चाहिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना खालिस्तान से हास घटाकर की जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष कर, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना। सही आंसर इसका सी आएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीडीपी में, अगर आप जीडीपी में यहां पर आप हास घटा देते हैं, ये हास माइनस कर देते हैं, तो ये हास जहां हमारा माइनस हुआ तो क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी हमको प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों को पास बची आय को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत आय, औसत पूंजी आय, प्रयोज्य आय या राष्ट्रीय आय, इसमें से कोई आपको कोई एक होगा। सही आंसर इसका सी आएगा, माने तीसरे का सी आएगा। ये प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है इसको, या प्रयोज्य आय कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। कुल राष्ट्रीय आय इंटू जनसंख्या, मतलब कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को गुणा कर कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर
उपभोक्ता व्यय प्लस बचत, उपभोक्ता व्यय में बचत जोड़कर कुल जनसंख्या भागित राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय का भाग देगा। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा। कुल राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति हमको आय प्राप्त होता है। तो चौथे का जो आंसर इसका बी होगा। प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने रहने का अनुमान है यह बताना है। 6.5%, 7.4%, 9% या 7.2%। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा। 7.4% रहने का अनुमान है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। माने आपको बताना है कौन ये राष्ट्रीय आय का प्राकलन तैयार करता है। भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। सही उत्तर यही आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय प्राकलन तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है ये आपको बताना है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद या उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा। उत्पादन लागत अर्थात फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय होती है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय को हम लोग यहाँ पर साधन लागत, जिसको फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, ये आपको बताना है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या उपरोक्त सभी पर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यहाँ पर ए आएगा। भारत में जो कृषि आय की गणना उत्पादन विधि पर की जाती है। उत्पादन विधि आउटपुट मेथड कहते हैं इसको, वस्तु सेवा विधि के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक आय विधि जो होता है, द्वितीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आपने जो कर्मचारी जो वेतन प्राप्त करते हैं, कार्य करते हैं, उसको आय विधि से नापते हैं। व्यय विधि को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते, यह निर्यात आयात पर डिपेंड करता है। तो उत्पादन विधि, भारत में कृषि आय की गणना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन विधि पर की जाती है। निम्न में से समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, इन चार ऑप्शन है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सी वाला आ जाएगा। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, समग्र राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य। अब अभी बोलोगे अनुमान लगाओ, मुद्रास्फीति क्या है? मतलब मुद्रास्फीति, बाजार में इतना ज्यादा मुद्रा आ चुका है कि मुद्रा का मूल्य गिर गया है। सिंपल सा, महंगाई होती है तो मुद्रा माने हम 10 रुपए पहले में जो काम हो जाता था अब 100 रुपए में नहीं होता, मान मुद्रा का मूल्य गिर गया। तो मुद्रास्फीति के मुद्रा का मूल्य क्या होगा? मुद्रा का मूल्य जैसा भी घटता चला जाता है, बी आ जाएगा। 10वां का बी आंसर आएगा, घटता है। भारत के राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। सही आंसर भी आएगा, दादा भाई नौरोजी। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय 20 रुपए बताया था। क्वेश्चंस यहाँ पर है आपके सामने, जो सूत्र के रूप में भी ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, ये आपको बताना है। एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, या एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, या एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका ए आएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है, वो ग्रास जो जीडीपी होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद में से अगर हम मूल्यह्रास, जितना उसका मूल्यह्रास हुआ है तो उसको घटा दिया जाए तो हमको एनएनपी प्राप्त होता है। मतलब ये है कि आप एक ट्रक लेते हैं, ऐसे समझ लो, और ट्रक से माल में बहुत ज्यादा कमाई हुआ, एक आदमी को एक साल में 1 लाख कमाई हुआ, तो भैया उसका ये भी तो मान के चलो कि उसमें से बहुत ज्यादा आपका माइनस भी तो हुआ होगा। उसका तो कुछ कल पुर्जे खराब हुए होंगे, पेट्रोल लगा होगा, ये सबको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब तो आप बोल गए। ऐसा थोड़ी बोले कि मेरे को 1 लाख मिला, 1 लाख थोड़ी कमाई हुआ है, ये तो हमको मूल्य को हास करना पड़ेगा, तो हमको एनएनपी प्राप्त होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। सरकार की आय, सरकार का बजट, आय कारक कुल योग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लाभ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। आय कारक का कुल योग हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। जितना भी आय कारक हो, चाहे जो भी हो, उसका कुल योग को हम राष्ट्रीय आय के रूप में गणना करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत में वस्तु और सेवा का जीएसटी कब लागू किया गया। यहां पर आपके पास ऑप्शन है और आपको सही उत्तर बताना है कब लागू हुआ है। सही आंसर भी आएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि, ऊपर के सभी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस, ये सब के सब जो है ये राष्ट्रीय आय मापने में काम आते हैं। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। धन आय, गैर मौद्रिक आय, वास्तविक आय, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें आएगा धन आय बोलते हैं। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य पर बात किया जाए तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, तो धन आय यहां पर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। वर्तमान आय, घरेलू आय, वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। कोई न कोई वर्ष को इसमें स्थिर मान लिया जाता है। पहले 2011-12 को, 2011 और 12 को स्थिर माना गया था। अभी हाल ही में 2022-23 को, 2022-23 को स्थिर मान लिया गया है। ये भी याद रखना कि अभी बिल्कुल बदला इस बजट में, 2022-23 को स्थिर वर्ष माना गया। स्थिर वर्ष को ऐसे चीज को स्थिर वर्ष माना जाता है जिसमें महंगाई ना के बराबर बढ़ती है, माने स्थिर रहता है पूरा वर्ष, उसको आदर्श रूप में हम मान लेते हैं और उसी के आधार पर चलते हैं। मैंने महंगाई इसके आधार पर 2022-23 के आधार पर मैं देखूंगा। तो यहां पर पूछा गया था, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, इसमें से आपको बताना था। सही आंसर इसका सी आएगा, इसको वास्तविक आय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापते समय निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवैध और अवकाश गतिविधियां, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण, ऊपर के सभी। सही आंसर इसमें डी आ जाएगा, ऊपर के सभी। क्यों? अवैध और अवकाश गतिविधियां ये तो आप बोलोगे पर बिल्कुल आप शामिल नहीं करोगे, लेकिन विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, इसको क्यों नहीं। इसमें क्या होता है, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, जैसे आप शेयर मार्केट का शेयर खरीदती हो, किसी ब्रांड खरीदती हो, ये कागजी होता है, पूरा कागज पर होता है, चाहे शेयर खरीदो और ब्रांड खरीदो, तो विशुद्ध रूप से लेन देन इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। और प्रयुक्त वस्तुओं के गैर वस्तुओं सेवाओं का हस्तांतरण, प्रयुक्त एक बार प्रयुक्त हो गया, जैसे मान लीजिए एक कार को मैंने खरीदा तो उस समय जीएसटी एसटी सब तो मिल गया था। अब इसी कार को कुछ दिन बाद, मैंने 1-2 साल बाद, मैं दूसरे को हैंड ओवर करता हूं, दूसरे को बेचता हूं सेकंड हैंड। तो प्रयुक्त वस्तु के एक बार जब मूल्य आका जा चुका, दूसरा फिर क्यों मूल्य आके। तो यहां इसी प्रकार प्रयुक्त वस्तुओं और गैर बाजार वस्तुओं सेवाओं का हस्तांतरण जो होता है उसको भी शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर तीनों आएंगे, तीनों को शामिल नहीं करेंगे, तो डी आंसर 18 का डी वाला आंसर आ जाएगा, उपरोक्त ऊपर के सभी।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को खालिस्तान के रूप में आंका जाता है। इसमें से आपको बताना है राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण, शेष, विश्व के वर्तमान स्थानांतरण, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऊपर के सभी। सही आंसर 19 का सी आएगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। माने यहां पर याद रखना, विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन, अगर यहाँ जो है विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन बराबर होता है, यहाँ पर शेयरों का, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर राष्ट्रीय आय, सॉरी, यहाँ पर हम बात करें तो राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय माने सकल लागत पर एनएनपी बराबर बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है यहाँ पर। तो ये सही आंसर इसका जो आएगा सी आएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन यहां पर आता है, पहले राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था, इसको आपको बताना है। 1948, 1949, 1950 या 1951, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, वर्ष 1949 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है? माने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए यहां पर हम राष्ट्रीय आय का प्रयोग करते हैं। बी 21 का आंसर बी आपका आएगा। आपके सामने क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? इसमें से आपको बताना है। निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी तथा वेतन। अब इसमें से हम चयन करेंगे तो मजदूरी तथा वेतन तो होगा, निगमित लाभ तो होगा, लेकिन ये दोनों जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अंतरण भुगतान और ब्याज भुगतान। अंतरण भुगतान को पहले समझा दूं, जैसे कि आपका पेंशन होता है या बेरोजगारी भत्ता होता है, जो अंतरण होता है ये बिल्कुल नहीं आता कि इसमें राष्ट्रीय आय में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ये वाला। अब यहाँ पर ब्याज भुगतान, यद्यपि ब्याज भुगतान भी अगर बोला जाए तो ब्याज भुगतान आमतौर पर राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता जब तक कि वह उत्पादक उद्देश्यों के लिए ना हो। अब उत्पादक उद्देश्यों के लिए होगा तो ब्याज भुगतान भी होगा, क्या बोलना चाहिए, शामिल होगा, अन्यथा नहीं होता। मैंने यहाँ पर दो ओवरलैपिंग कर रहे थे, इसलिए सही आंसर अगर इनमें लगाया जाएगा तो ये अंतरण भुगतान ही आएगा, जो कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से बोला जाए हम बिल्कुल नहीं शामिल कर सकते हैं। जैसे आपका पेंशन हुआ या छात्रवृत्ति हुआ, इसको हम लोग नहीं लेते। ब्याज भुगतान अगर इसका कुछ उत्पादक उद्देश्य में हुआ तो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं लेंगे इसको भी। तो यहां पर हम बी ही लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? मजदूरी और वेतन, लाभ, किराया, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो ये डी वाला ही आएगा। मैं पहले ही बोला कि राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज होता है ये भी एक प्रकार का अंतरण होता है, जब तक कि उसको उत्पादक के लिए ना लगाया जाए। तो यहां पर हम यहाँ पर डी आंसर लेंगे कि ये आय का राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता। क्वेश्चन है, भारत को सकल घरेलू उत्पाद का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? इसमें से आपको बताना है। निर्माण, गैस विनिर्माण और बिजली, संबद्ध व कृषि, सेवा क्षेत्र, सार्वजनिक और रक्षा प्रशासन, इसमें से कोई एक आएगा। तो यहां पर आपको बताना है, तो हमको अच्छी तरह से मालूम है, सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा भारत को जीडीपी में योगदान कौन करता है? तो सेवा क्षेत्र, 24 का जो आएगा सी आएगा, सेवा क्षेत्र करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा, बाजार लागत पर, तय लागत पर, कारक लागत पर। तो हमारे यहाँ पर जो भी होता है, मतलब भारत पर राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर की जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। इसमें से आपका बताना है। सही आंसर इसमें डी आ जाएगा। जब नए मकान का निर्माण होता है तो पूंजी लगता है इसमें, तो यह राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल आएगा, क्योंकि बाद में आपका पूंजी का निर्माण करेगा ही यहाँ पर। लेकिन भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे का जेब खर्च, लॉटरी कोई पुरस्कार जीतना, ये सब नहीं आता, क्योंकि लॉटरी पुरस्कार जो ना एक कोई उत्पादन नहीं हुआ, अंतरण ही हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
चीनी उद्योग, डेयरी, बैंकिंग, माल या परिवहन। सही आंसर बी आएगा डेयरी। डेयरी जो उद्योग होता है जिसमें दूध दही बेचा जाता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये उत्पाद जो होते हैं ये पशुओं से उत्पाद होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा को सबसे अच्छा निरूपण है। माने यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपको बताना है ये सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको बताना है सकल घरेलू उत्पाद माने विदेशों से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इसमें से आपको बताना है। अगर आप इसमें से सही आंसर इसका जो आएगा 28 का डी आता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अगर मूल्य ह्रास कर देते हो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी में अगर आप मूल्य ह्रास करते हो, माने यहां पर मूल्य को जितना मूल्य हुआ है वो ह्रास हुआ उसको घटाते हो तो आपको एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन यहां पर आता, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान वैसे कॉमन क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ दोनों यहां पर लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। कुल आय, औसत आय, वास्तविक आय, एक घरेलू आय। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में हम जानते हैं एनएनपी में पूरी जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत ही प्राप्त होता है, जिसे औसत आय भी कहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो पसंद करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।